अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू FH2 क्लासेस। मैं खान नाज़मी शरीफ। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, आज हम यहाँ पर उसके कुछ क्वेश्चन और आंसर्स को देखेंगे। यानी शॉर्ट में अगर आपको साइंस की स्टडी करनी है तो आपको देखिए, अगर साइंस की आपको स्टडी करनी है टेट के लिए तो आपको फिर 4 to 10 तक पूरे बुक्स आपको रीड करना है। तो जिन लोगों के पास उतना टाइम नहीं है जॉब की वजह से, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कि वो सारी की सारी बुक रीड करके नोट्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इतनी सारी बुक्स हम लोग रीड कर लेते हैं लेकिन उसको याद रखने के लिए हमारे पास उसके नोट्स चाहिए, या उसमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो इतना बिजी शेड्यूल है, कई लोग जॉब पर हैं, कई वुमेन्स ऐसी हैं जो अपने घरेलू काम-काज में बिज़ी है, जिसकी वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें इंशाल्लाह ताला 4 to 10 तक का पूरा सिलेबस विद मतलब क्वेश्चन आंसर की शक्ल में पूरा हो जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से सवालात पूछे जा सकते हैं और उसके क्या आंसर्स है, या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे साइंस के, जो कि टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें, ताकि जितने भी सवालात बताए जा रहे हैं उससे आपको इस्तेफादा हासिल हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइंस लफ्ज के मौजिद का नाम क्या है। यानी ये जो साइंस लफ्ज है इसकी इजाद किसने की, या जो साइंस वर्ड है इसको सबसे पहले किसने यूज किया। तो विलियम वेविल ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया। ओके, ये भी आपको याद रखना है, साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि साइंस लफ्ज के मौजिद का नाम क्या है, यानी साइंस लफ्ज की दरियाफ्त कौन से साइंटिस्ट ने की। तो विलियम वेविल ने साइंस लफ्ज की इजाद की थी। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन गिलाफ कौन सी शाओं को जज्ब करता है। देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ लेयर्स बना दी गई है, तो उन लेयर्स के अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। अब ये ओजोन गैस है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या काम करता है। तो देखिए, ओजोन का जो गिलाफ होता है या ओजोन जो गैस होती है, ये क्या करती है, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, यानी जो बाला बनफशी शुआएं होती हैं, इनको जज्ब करने का काम करती हैं, ताकि ये मुज़िर शुआएं ज़मीन तक ना पहुंच सके, जिसकी वजह से इंसानों को बहुत सारे खतरात से बचाती है, जैसे स्किन कैंसर वगैरह जैसे खतरात से इंसानों को ये गैस बचा लेती है। तो कौन सी शुआओं को जज्ब करती है, ये बाला बनफशी शुआओं को। किन गैसों की वजह से तेजाबी बारिश होती है। तो देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ जाता है तो इसकी वजह से तेजाबी बारिश होती है। ओके, भोपाल सानेहा किस गैस की वजह से हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद होगी कि मिथिल आइसोसाइड जो गैस है वो लीक होने की वजह से जो भोपाल के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बहुत बड़ा सानेहा पेश आया था वहां पर, कि कई हजारों लोग, कई जानवर मौत के मुंह में चले गए थे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा जानी व माली नुकसान हुआ था, और सिर्फ यही नहीं, आने वाली कई जनरेशन तक उसके असरात लाहक हुए थे। मतलब उस एरिया में जहाँ पर ये गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस एरिया में बाद की जो नस्लें थी उनमें भी कई तरह की बीमारियां इस गैस की वजह से, इस जो साइड इफेक्ट थे वो पाए गए थे। तो ये जो भोपाल गैस था, ये कौन सी गैस की वजह से हुआ था, मिथिल आइसोसाइड गैस की वजह से हुआ था। इसके लीक होने की वजह से ये सानेहा या ये ट्रेजेडी हुई थी। स्मोक किसे कहते हैं, क्या है ये, देखिए स्मोग। तो किसे कहा जाता है स्मोग, स्मोक कहा जाता है धुआं और कोहर का जो आमेजा होता है, यानी धुएं और कोहर के जो मिक्स आमेजे को क्या कहा जाता है, स्मोक कहा जाता है। कौन सी गैस हेमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम कर देती है। यानी ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे हेमोग्लोबिन में मिल जाती है और ऑक्सीजन ले जाने की, जज्ब करने की सलाहियत को कम कर देती है। तो वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तापकार आलाइंदे से क्या मुराद है, यानी तापकार आलाइंदे किसे कहा जाता है, ये विरासती तगय्युर पैदा, सॉरी, तापकार आलाइंदे से क्या नुकसान होता है। तो क्या नुकसान होता है इससे, तो ये विरासती तगय्युर पैदा करते हैं। ओके, यानी जो जेनेटिक डिफरेंसेस है वो इनकी वजह से हो जाते हैं। वो आवाज जो सुनने वाले की मर्जी के मुताबिक ना हो क्या कहलाती है, यानी ऐसी आवाज जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते, या जितनी आवाज हम सुनना चाहते हैं उससे ज्यादा अगर आवाज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम शोर कहेंगे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, शोर। आवाज की शिद्दत की इकाई को क्या की इकाई क्या है, डेसिबल में, यानी आवाज की जो शिद्दत की इकाई है हम उसे किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। ओके,
किस पैमाइश की आवाज़ शोर बन जाती है, मतलब कितने डेसिबल के ऊपर की आवाज़ को हम शोर कह सकते हैं? तो 140 से ज़्यादा अगर डेसिबल 140 डेसिबल से ज़्यादा अगर आवाज़ की शिद्दत है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शोर कहेंगे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आवाज़ की शिद्दत की इकाई यानी आवाज़ को हम कौन सी इकाई में नापते हैं? तो डेसिबल में नापते हैं। अब शोर कितने डेसिबल के ऊपर हो जाता है? तो 140 डेसिबल के ऊपर अगर आवाज़ हो गई तो उसे हम शोर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कपड़े धोने की मशीन से कितनी आवाज़ पैदा होती है? तो कपड़े धोने की जो हमारी मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, उससे कितनी आवाज़ पैदा होती है? 87 डेसिबल आवाज़ उससे पैदा होती है। ओके, प्रिंटिंग प्रेस से कितनी आवाज़ पैदा होती है? तो प्रिंटिंग प्रेस जो होती है या प्रिंट करने की जो मशीन होती है, उससे कितनी आवाज़ पैदा होती है? 98 डेसिबल। ये आपको याद रखना है कि कपड़ा धोने की मशीन से 87 डेसिबल आवाज़ होती है, प्रिंटिंग प्रेस से 98 डेसिबल आवाज़ होती है। और कौन सी आवाज़ को हम शोर कहेंगे? जो 140 डेसिबल से ज़्यादा की होंगी उसे हम क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। और आवाज़ नापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए? हवाई जहाज कितने डेसिबल आवाज पैदा करता है, यानी हवाई जहाज से कितने डेसिबल आवाज पैदा होती है? तो 150 डेसिबल, यानी हवाई जहाज की आवाज को हम शोर कह सकते हैं, क्योंकि 140 डेसिबल के अबव जो आवाज होती है उसे हम शोर कहते हैं। तो हवाई जहाज की आवाज इतनी होती है कि इसे हम शोर कह सकते हैं। तो हवाई जहाज कितने डेसिबल आवाज पैदा करता है? 150 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ओजोन की कीमियाई अलामत क्या है? तो ओजोन की कीमियाई अलामत क्या है? O3 है, यानी ओजोन में ऑक्सीजन के कितने सालमात होते हैं? 3 होते हैं। तो ओजोन की कीमियाई अलामत को क्या कह सकते हैं हम? O3 कहेंगे इसकी कीमियाई अलामत को। देखिए ओजोन की कीमियाई अलामत को क्या कहा जाता है? O3 कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्या है देखिए? कितनी ऊंचाई पर ओजोन का गिलाफ कसीफ होता है? तो 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ओजोन का गिलाफ कैसा होता है? कसीफ, यानी ज़्यादा होता है। ओके, तेज़ाबी बारिश से कौन सी अजीम तारीखी इमारत को नुकसान हो रहा है? तो ये आप जानते हैं कि इसकी वजह से ताजमहल का रंग जो है वो चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है तेज़ाबी बारिश की वजह से। सवारियों के नामुकम्मल एहतराक से क्या हासिल होता है? यानी जो सवारियाँ जो व्हीकल्स होते हैं उनसे, उनमें जो पेट्रोल डीजल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरह मतलब पूरी तरह गैस में तब्दील ना होकर या पूरी तरह ना जलकर वो कुछ हार्मफुल गैसेस तैयार करता है। तो कौन कौन सी गैसेस तैयार करता है? हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मुज़ीर गैस वो सवारियों के नामुकम्मल एहतराक से हासिल होती है। अब भोपाल का सानेहा कब पेश आता है? यानी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो कब पेश आई थी? तो 3 दिसंबर सन 1984 को। भोपाल सानेहा में कितने लोग मारे गए थे? इसमें कितने लोग मारे गए थे? तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे, कई जख्मी हो गए थे, कई जानवर भी मारे गए थे और साथ ही साथ कई सालों तक इसके मुज़ीर असरात भी नज़र आए थे। ओके, स्लीका और एस्बेस्टॉस के ज़र्रात से कौन से मर्ज़ होते हैं या कौन सा मर्ज़ होता है? तो स्लीका और एस्बेस्टॉस के जो ज़र्रात होते हैं उससे फेफड़े का कैंसर होता है। न्यूक्लियाई जांच का महासिल क्या है? यानी न्यूक्लियाई जांच के करने से क्या चीज़ हासिल होती है या उसका क्या महासिल है? तो इंस्टानेशियम 90 जो है इसका महासिल है। शोर को ज़्यादा देर तक सुनने से क्या होता है? यानी अगर आप किसी शोर वाले इलाके में बहुत ज़्यादा देर तक अगर है तो इससे क्या आपको हो सकता है? तो इसकी वजह से जो है क्या हो सकता है? मुस्तकिल बहरापन हो सकता है। मुस्तकिल बहरापन यानी क्या? हमेशा के लिए आप बहरे हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा शोर वाली आवाज़ आप कंटिन्यू सुन रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? फास्फोरस की दरियाफ्त किसने और कब की? तो ब्रॉन ने सन 1669 में इसकी दरियाफ्त की। किसने? ब्रॉन ने 1669 में फास्फोरस की दरियाफ्त की। अब फास्फोरस के क्या मानी होते हैं? तो फास्फोरस लफ्ज़ जो है इसके मानी क्या होते हैं? रोशनी मैं लाता हूँ, यानी अंधेरे में भी फास्फोरस में चमकने की सलाहियत होती है, तो इसलिए उसका नाम फास्फोरस रखा गया। तो फास्फोरस का मानी क्या होता है फिर? रोशनी मैं लाता हूँ, ये उसका मानी होता है। जिसमें कि किस हिस्से में फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है? तो हड्डियों में जो है फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, फास्फोरस दौरी जदोल के किस ग्रुप में शामिल है? तो देखिए फास्फोरस जो है दौरी जदोल के 5th A ग्रुप में शामिल है।
फास्फोरस की अलामत और जौहरी वज़न क्या है? तो फास्फोरस को हम P से ज़ाहिर करते हैं और उसका जौहरी वज़न कितना है? 31 उसका जौहरी वज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फास्फोरस का सालमी ज़ाब्ता क्या है? तो फास्फोरस का सालमी ज़ाब्ता P4 है। देखिए फास्फोरस को किस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है? तो P से ज़ाहिर किया जाता है। उसका जौहरी वज़न कितना है? 31 है। और फास्फोरस लफ्ज़ के मानी क्या होते हैं? रोशनी मैं लाता हूँ। और जो फास्फोरस का जो सालमी ज़ाब्ता है वो क्या है? P4 है। तो देखिए ये चीज़ें भी आपको जो है याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस की जो ये क्वेश्चन है, इसको आपको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकालिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो 5th to 10th तक का जितना भी सिलेबस है पूरा कवर है इसके अंदर। ओके, अब फास्फोरस के बहरूप के नाम बताइए। तो फास्फोरस के बहरूप यानी उसकी कौन कौन से टाइप है? पीला और लाल फास्फोरस, ये दो उसके बहरूप है। अब पीले फास्फोरस की बू कैसी होती है? तो जो पीला फास्फोरस होता है उसकी बू लहसुन जैसी होती है। ओके, फास्फोरस की अंधेरे में चमकने की सलाहियत को क्या कहते हैं? यानी फास्फोरस में जो खूबी पाई जाती है कि वो अंधेरे में भी चमकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फास्फोरी दमक, यानी वो अंधेरे में भी दमकता है, चमकता है, तो इसलिए उसे कहा जाता है फास्फोरी दमक। अब पीले फास्फोरस को महफूज किस तरह किया जाता है? तो देखिए पीले फास्फोरस को इसे ज़ेरे आब रखा जाता है। ज़ेरे आब यानी पानी के अंदर उसे रखा जाता है पीले फास्फोरस को महफूज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संस्कृत में गंधक को क्या कहते हैं? अब गंधक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर सवालात की सूरत में। तो संस्कृत में गंधक को क्या कहा जाता है? उसे बारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। अब उसका क्या मतलब होता है? देखिए बारी का मतलब क्या होता है? तो तांबे का दुश्मन, यानी गंधक को बारी कहा जाता है संस्कृत में। और ये जो बारी है क्यों कहा जाता है, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है तांबे का दुश्मन। अब दौरी जद्दौल में गंधक का मुकाम क्या है? यानी दौरी जद्दौल में गंधक कौन से इसमें पाया जाता है, कौन से नंबर पर? तो 6A ग्रुप में जो है ये पाया जाता है। ओके, सतह ज़मीन से गंधक की तहसील का तरीका किसने ईजाद किया? यानी सतह ज़मीन से गंधक को निकालने का जो तरीका है वो किसने ईजाद किया था? तो वो है हरमन फ्रॉश ने उसका तरीका ईजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मकर ध्वज आयुर्वेदिक दवाओं में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? तो गंधक और पारा, यानी जो मकर ध्वज नामी आयुर्वेदिक दवाएं जो तैयार की जाती हैं तो उसमें गंधक और पारे का इस्तेमाल किया जाता है। किस गैस की बू सड़े अंडे जैसी होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है इसकी बू इस तरह से आती है, जिस तरह से अंडा जो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, तब उसकी कितनी गंदी बू आती है, उसी तरह की बू हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की बू कैसी होती है? तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की बू ऐसी होती है जैसे मिर्ची वगैरह का हमको ठसका लगता है ना, तो वैसे तेज़ ठसका लगने जैसी इसकी बू होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा से कितनी भारी होती है? तो 2.2 गुना, यानी 2.2 गुना जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा से भारी गैस होती है, यानी वज़न में ज़्यादा होती है। अब धातनुमा किसे कहते हैं? धातनुमा किसे कहते हैं? जिनमें धाती और अधाती दोनों खुसूसियत पाई जाती है, यानी ऐसी जिसमें धात की भी खुसूसियत पाई जाती है, जिसमें अधात की भी खुसूसियत पाई जाती है। अब धातों की खुसूसियत कौन कौन सी है? चमकीलापन है, उसका तार पजीरी है, वर्क पजीरी है, बर्क का मौसिल है, हरारत का मौसिल है, ये सारी चीज़ें धातों की खुसूसियत पाई जाती है। अधात की खुसूसियत क्या क्या होती है? उसमें फुटकपन होता है, वो उसमें चमक नहीं होती है, ये सारी चीज़ें अधातों की खुसूसियत है। तो ऐसा जिसमें धात और अधात दोनों की खुसूसियत पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? धातनुमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? धातनुमा कहा जाता है। ओके, अब एंटीमनी, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? तो एंटीमनी, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है धातनुमा है, यानी इनमें धात और अधात दोनों की खुसूसियत पाई जाती है। अब धाती अनासिर की तादाद कितनी है? यानी टोटल कितने धाती अनासिर दरियाफ्त किए गए हैं? तो तकरीबन 80 धाती अनासिर अब तक के दरियाफ्त हो चुके हैं। अधाती अनासिर कितने हैं? तो अधाती अनासिर कितने हैं? तकरीबन 22 हैं। ओके, धाती कितने हैं? 80 हैं। अधाती कितने हैं? 22। अब धात और अधात की खुसूसियत जो है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ शॉर्ट में।
जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये हमारी क्या हो गई, धातें हो गई, जिनमें तार, जिनको हम बारीक से बारीक तार में और पतले से पतले वर्क में भी उसको तब्दील कर सकते हैं। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी या जो हरारत है वो आसानी से पार हो सकती हैं, या उसके वो गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वो आंसर जो इलेक्ट्रॉन खोकर मुस्बत आयन बनाता है क्या कहलाता है। यानी जैसे दो आंसर है, अगर एक अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको देने वाला, तो देने वाले में मुस्बत आयन हो जाता है और लेने वाले में मनफी आयन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन खोकर जो मुस्बत आयन तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, धात कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, धात कहा जाता है। ओके, वो आंसर जो इलेक्ट्रॉन हासिल करके मनफी आयन बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अधात कहते हैं। यानी जो मुस्बत आयन तैयार कर रहा है वो धात, जो मनफी आयन तैयार कर रहा है वो अधात कहलाता है। आम दर्जे हरारत पर माय हालत में कौन सी धात पाई जाती है। देखिए धात जो है, अगर धात की हम आम खसूसियत देखें तो धात कैसी होती है, ठोस शक्ल में होती है। यानी जितनी भी आम धातें होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जितनी भी धातें होती है वो ठोस शक्ल में पाई जाती हैं। लेकिन पारा ऐसा है जो आम दर्जे हरारत पर माय हालत में पाया जाता है, लेकिन ये एक धात है। तो ये पारा जो है बाकी तमाम धातों से अलग है। ओके, तो आम दर्जे हरारत पर माय हालत में कौन सी धात पाई जाती है, पारा पाया जाता है। अब मौसिले बर्क किसे कहते हैं, तो जिसमें से बर्क गुजर सकती है उसे हम कहते हैं मौसिले बर्क। बर्क यानी क्या, बिजली, यानी ऐसी धातें जिनमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है उन्हें हम मौसिले बर्क कहते हैं। और मौसिले हरारत क्या कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनसे हरारत गुजर सकती है। जैसे अगर हम स्टील का चमचा अगर हम ले लें और उसे हम अगर गैस पर गर्म करें, तो जो सिरा गैस की तरफ है, जो सिरा गैस की तरफ है वो गर्म होते होते बाकी की तरफ भी उसकी हरारत पास होंगी और लास्ट में ये वाला सिरा भी गर्म हो जाएगा और हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसे कहा जाता है हरारत का मौसिल, यानी इसमें से हरारत आसानी से पार हो सकती है। जिन मादनियाँ से धातें अलग की जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं, यानी ऐसी मादनियाँ जिनमें धातों के साथ साथ कुछ उसमें प्योरिटी नहीं होती, मतलब इम्प्योर जो होते हैं, जिनमें बहुत सारी दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ें भी होती है। जैसे सोना खालिस हालत में नहीं पाया जाता, ज़मीन के अंदर से जब सोना दरियाफ्त किया जाता है तो उसके साथ बहुत से गैर ज़रूरी चीज़ें भी उसको लगी हुई होती है। तो एक प्रोसेस के ज़रिए इसको प्यूरीफाई किया जाता है, सोना अलग किया जाता है। तो जो सोने के साथ, मतलब जो सोने का जो ओरिजिनल जो चीज़ हासिल होती है ज़मीन से, तो उसे क्या कहते हैं, कच्छ धात कहते हैं। बाद में इनको प्यूरीफाई किया जाता है और धातों को अलग किया जाता है। ओके, तो इन्हें क्या कहेंगे, ऐसी मादनियात को कच्छ धात कहा जाता है। अब हेमाटाइट और लेमोटाइट किसकी कच्छ धातें हैं, यानी हेमाटाइट और लेमोटाइट ये जो हैं किसकी कच्छ धातें हैं, तो लोहे की। यानी हेमाटाइट जो है ऐसा कुछ ऐसी मादनियात है जिनमें से लोहा हासिल होता है। यानी लोहे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है, लेकिन उसको प्यूरिफाई करके लोहा उससे अलग कर दिया जाता है। तो हेमाटाइट और लेमोटाइट जो है ये कच्छ धातें किसकी हैं, लोहे की कच्छ धातें। कच्छ धातें यानी क्या, जिनसे धातें हासिल की जाती हैं उसे कच्छ धातें कहते हैं। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की कोई दो कच्छ धातों के नाम लिखिए, यानी ऐसी कच्छ धातें जिनसे एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है। तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट अहम कच्छ धातें हैं एल्यूमिनियम की, यानी इन कच्छ धातों से एल्यूमिनियम ज़्यादा मिकदार में हासिल किया जाता है। अब धातों के साफ करने को क्या कहते हैं, यानी इन मादनियात से या इन कच्छ धातों से जब धातें अलग कर ली जाती है और गैर ज़रूरी चीज़ें अलग कर ली जाती है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो अमल होता है, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें फिल्सकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्सकारी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए लोहे की अलामत क्या है, तो लोहे की अलामत क्या है, Fe है, क्योंकि इसे हम फेरस कहते हैं। तो लोहे की अलामत क्या है, यहाँ पर Fe इसकी अलामत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लोहे का लातीनी नाम क्या है, तो लोहे का लातीनी नाम फेरम है, इसके लिए उसको Fe से बताया जाता है। ओके, अब ज़मीन की परत में कितना लोहा पाया जाता है, यानी ज़मीन के जो परतें हैं, ज़मीन की जो लेयर्स है उसमें लोहा कितना पाया जाता है, तो 4.5% जो है इसमें लोहा पाया जाता है। ओके, लोहे का जौहरी अदद क्या है, तो लोहे का जो जौहरी अदद है वो कितना है, 29 जो है लोहे का जौहरी अदद है। ओके, लोहे का ज़माना किसे माना जाता है, यानी जो लोहे का ज़माना था वो कौन से ज़माने को माना जाता है, ये हिस्ट्री में भी है
5वीं की हिस्ट्री की किताब में भी आपको ये मिल जाएगा। देखिए, पत्थर का ज़माना, लोहे का ज़माना और तांबे का ज़माना, यानी जिन जिन ज़मानों में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी हथियार बनाने के लिए, उस हिसाब से उन ज़मानों को नाम दे दिए गए हैं। तो इसमें से जो लोहे का ज़माना है उसे कौन सी मतलब पीरियड को माना जाता है? तो 1500 साल कब्ल मसीह का जो ज़माना है उसे लोहे का ज़माना माना जाता है। एल्यूमिनियम की दरियाफ्त किसने और कब की? तो वुबलर ने सन 1827 में एल्यूमिनियम की दरियाफ्त की। ओके, किसने की एल्यूमिनियम की दरियाफ्त? वुबलर ने सन 1827 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ज़मीन की परत में कितने फीसद एल्यूमिनियम पाया जाता है? तो ज़मीन की परत में 7.3% जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब हवाई तैयारों में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? यानी जो हवाई तैयारे हैं, जैसे कि क्या कहेंगे हम इसको, रॉकेट वगैरह जो है, तो इनमें कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ड्यूरालुमिन, ये धातु का इस्तेमाल हवाई तैयारों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे पहले बर्तन और औजार बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया गया? तो तांबे का इस्तेमाल किया गया। और जिस ज़माने में तांबे के बर्तन और औजार बनाए जाते थे उस ज़माने को तांबे का ज़माना कहते थे। और ये कौन से पीरियड में था? 4000 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह को जो है तांबे का ज़माना कहा जाता है। इस ज़माने में में जो बर्तन हैं, औजार है, ये सब चीज़ें तांबे से तैयार की जाती थी। यानी तांबा वो पहली धातु है जिसका इस्तेमाल किया गया था बर्तन और औजार बनाने के लिए। अब तांबे की अलामत और लातीनी नाम क्या है? तो तांबे को जो है हम Cu से जाहिर करते हैं, उसकी जो अलामत है वो Cu है, और उसका जो लातीनी नाम है वो क्यूप्रम है। इसके लिए उसके फर्स्ट के 2 अल्फ़ाबेट से हम उसको जाहिर करते हैं, क्यूप्रम। ओके, किस कच्छ धातु से एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है? यानी एल्यूमिनियम हासिल करने के लिए कौन सी कच्छ धातु इस्तेमाल की जाती है? तो बॉक्साइट कच्छ धातु जो है, इससे एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जर्मन सिल्वर के अज्जा कौन से हैं? यानी जो जर्मन सिल्वर है उसके अज्जा कौन कौन से हैं? तो तांबा, जस्त और निकल, ये तीनों को जब मिलाया जाता है तो जर्मन तैयार होता है। तो कौन कौन से अज्जा है उसके? तांबा, जस्त और निकल। ओके, ठोस शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है? यानी ठोस शक्ल में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम खुश्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। देखिए, ये सवाल भी कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ठोस शक्ल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे खुश्क बर्फ कहते हैं। या खुश्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड को खुश्क बर्फ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी होती है? यानी चूने के पानी में कौन सी गैस को मिलाया जाता है जिसकी वजह से उसका रंग जो है वो दूधिया हो जाता है? ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में मिलाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया रंग उसका हो जाता है। ओके, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने से उसका रंग दूधिया हो जाता है। जानवरों के बाड़े के करीब किस गैस की बू आती है? तो जानवरों के बाड़े की यानी गोबर से जो है अमोनिया गैस खारिज होती है। तो इसके लिए जब जानवरों के बाड़े के करीब यानी जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं वहाँ से जो बू आती है ना, वो अमोनिया गैस की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ बनाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो बर्फ़ बनाने में जो है अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि बर्फ़ बनाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ़िज़ा में आब कलमाओं निकल जाने का अमल को क्या कहते हैं? यानी जब फ़िज़ा में जो आबी कलमाएँ हैं वो निकल जाती है तो इस अमल को क्या कहते हैं? शगुफ्तगी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अमल को शगुफ्तगी कहते हैं। ओके, हरा तोतिया किसे कहते हैं? तो हरा तोतिया जो है, फेरस सल्फेट जो है उसको हरा तोतिया कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का आम नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट का आम नाम नीला तोतिया। देखिए, हरा तोतिया किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट को। और नीला तोतिया किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को। थोड़ा सा आपको याद रखना है, हरा तोतिया फेरस सल्फेट और नीला तोतिया कॉपर सल्फेट। ओके,
फिटकरी का साइंसी नाम क्या है? तो देखिए फिटकरी जो हम पानी को साफ़ वगैरह करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फिटकरी है उसका साइंसी नाम क्या है? तो फिटकरी का साइंसी नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, क्या है फिटकरी का साइंसी नाम? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये याद रखना है आपको। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है फिटकरी का साइंसी नाम है। अब पानी से मिट्टी के ज़रात अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताई फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब फिटकरी के एक टुकड़े को अगर हम पानी के अंदर अगर उसको घुमाते हैं या उसको डाल देते हैं तो उसमें से मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं वो अलग हो जाते हैं। यानी एज अ प्यूरीफायर जो है फिटकरी इस्तेमाल की जाती है वाटर प्यूरीफायर के तौर पर। सैलानी खून रोकने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर इसे भी फिटकरी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीक्वेंस में दिए गए हैं ताकि आपको आसानी हो उनसे रिलेटेड चीज़ें याद रखने के लिए। तो देखिए फिटकरी के बारे में हमने क्या क्या देखे कि फिटकरी का साइंसी नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है फिटकरी का साइंसी नाम है। और फिटकरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए या पानी से मिट्टी की ज़रूरत को अलग करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या इस्तेमाल है फिटकरी के? तो सैलानी खून को रोकने के लिए जो है फिटकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो ये फिटकरी से रिलेटेड जो है अहम इम्पॉर्टेंट मालूमात थी। अब कुछ और मालूमात देख लेते हैं आगे। मुजस्समों और हड्डी के टूटने पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जब हड्डियाँ टूट जाती है, जब मुजस्समे जो मूर्ति वगैरह हैं अगर वो टूट जाती है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखे होंगे कि किसी की अगर हड्डी टूट गई गिरने की वजह से कुछ फ्रैक्चर आ गया तो उसको प्लास्टर लगा हुआ होता है, तो वही उसे ही कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए या टूटे हुए मुजस्समों को रिपेयर करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर किस तरह तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम सुने होंगे कुछ बाथरूम वगैरह धोने के लिए या कपड़े वगैरह धोने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो किस तरह से ये तैयार होता है? ठोस बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर, यानी जो चूना होता है ठोस हालत में जब जो बुझा चूना होता है इस पर से क्लोरीन को गुजारा जाता है और उससे ब्लीचिंग पाउडर जो है तैयार किया जाता है। ओके, अब वो मुरक्कबात जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? यानी ऐसे मुरक्कबात जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए नाम में ही छुपा है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, इसके लिए क्या कहेंगे? उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो खुशबूदार जो हाइड्रोकार्बन होता है उसे कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, किसे कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? खुशबूदार हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन किन दो अनासर से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है। यानी ऐसे मुरक्कबात जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जिनमें खुशबू होती है। अब ओके, अब केचप और सॉस को महफूज करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए केचप और सॉस जो होते हैं ये एक हमको एयर टाइट कुछ डिब्बे वगैरह में दरियाफ्त होते हैं या एयर टाइट डिब्बे वगैरह में हमको अवेलेबल होते हैं शॉप्स वगैरह पर। तो इन्हें महफूज, ये कई दिन तक महफूज रह सकते हैं। तो इन्हें महफूज करने के लिए या क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ये जल्द ख़राब होने से बच जाते हैं और कई दिनों तक महफूज रहते हैं, जिनका इस्तेमाल हम कई दिनों तक कर सकते हैं। तो केचप और सॉस को महफूज करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? गेहूँ, मकई और बाजरे में ग़िज़ा का कौन सा जूस सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। देखिए रोटी वगैरह जब हम खाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट हमको हासिल होता है। यानी गेहूँ, मकई और बाजरे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सादा शक्ल कौन सी है? यानी सबसे सादा शक्ल में अगर हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट किस हालत में पाया जाता है? तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सादा शक्ल है। ओके, ये भी आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीज़ें कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हासिल होता है। तो गेहूँ, मकई और बाजरे में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सादा शक्ल कौन सी है? तो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सादा शक्ल है। ये ग़िज़ाई अज्जा से रिलेटेड मालूमात है। ओके, अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी तवानाई हासिल होती है? देखिए जो भी ग़िज़ाई अज्जा है वो हमारे जिस्म को तवानाई और क़ुव्वत देने का काम करते हैं।
तो अब देखिए कार्बोहाइड्रेट भी उनमें से ग़िज़ाई अज्जा में से ही शामिल है। तो जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो उससे हमारे जिस्म को कितनी तवानाई हासिल होती है? तो 4 किलो कैलोरी। देखो तवानाई को नापने का जो इकाई है वो कैलोरी है। ओके, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे जिस्म को हासिल होता है मतलब 4 किलो कैलोरी जो है वो हमारे जिस्म को तवानाई हासिल होती है। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? गेहूँ, मकई और बाजरे में। कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा शक्ल कौन सी है? ग्लूकोज है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी तवानाई हासिल होती है? 4 किलो कैलोरी। ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ओके, अब हर्निया किसे कहते हैं? तो आंतों का जो खुरदुरापन है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना किसी को भी हर्निया की बीमारी वगैरह हो जाती है, तो हर्निया का मतलब क्या होता है फिर? यानी जो हमारी आंतें होती हैं उनमें जो खुरदुरापन चाहिए वो क्या हो जाता है, वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी जो सूरत हाल होती है इसे हर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दालों में कौन सा ग़िज़ाई जुज़ होता है? यानी जो दालें हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमको कौन सा ग़िज़ाई जुज़ हासिल होता है? तो हमको उससे प्रोटीन हासिल होता है। जैसे रोटी अगर हम खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट हासिल होगा, क्योंकि रोटी गेहूँ, बाजरे, मकई वगैरह की बनी होती है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी तरह से जब हम दालों का इस्तेमाल करते हैं तो हमको क्या हासिल होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों से हासिल होता है, चाहे वो कोई भी दाल हो फिर। अब ग़िज़ाई चर्बी के नबाती ज़राए कौन से? यानी हमारे जिस्म को जो तवानाई, सबसे ज़्यादा तवानाई जो है वो चर्बी से हासिल होती है। ओके, तो ग़िज़ाई चर्बी के जो कुदरती ज़राए या नबाताती ज़राए जो है वो क्या क्या है? तो मूंगफली यानी तेल वाली चीज़ें। तो मूंगफली से तेल हासिल होता है। नारियल यानी जो उसका खोपरा होता है उससे तेल हासिल होता है। सूरजमुखी से भी तेल हासिल होता है। तो चर्बी जो कुदरती या नबाती ज़राए हैं ग़िज़ाई चर्बी के, वो कौन कौन से हैं? मूंगफली, नारियल और सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी हासिल हो रही थी, वैसे 1 ग्राम चर्बी अगर हम लेते हैं तो इससे हमारे जिस्म को कितनी तवानाई हासिल होती है? तो 9 किलो कैलोरी। देखिए चर्बी की वजह से जिस्म को ज़्यादा तवानाई हासिल होती है। ओके, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हमको तवानाई हासिल हुई थी, लेकिन 1 ग्राम चर्बी अगर हमारे जिस्म में चली जाती है तो इसके ज़रिए हमको 9 किलो कैलोरी हासिल होती है। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है कि जो ग़िज़ाई चर्बी है उसके नबाती ज़राए कौन कौन से हैं, तो जिनसे तेल हासिल होता है, आपको आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि चर्बी यानी क्या? तेल वाली चीज़ें। तो मूंगफली, नारियल और सूरजमुखी, इससे तेल हासिल होता है। तो ये 3 चीज़ें जो है चर्बी के नबाती ज़राए हैं। अब 1 ग्राम चर्बी हमारे जिस्म में अगर चली गई तो हमको कितनी तवानाई हासिल होंगी? 9 किलो कैलोरी जो है तवानाई हमारे जिस्म को हासिल होंगी। अब विटामिन की दरियाफ्त किसने और कब की? देखिए ये ग़िज़ाई अज्जा से रिलेटेड फैक्ट्स है कुछ, तो ये आपको याद रखना है। ये 7th या 8th के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। ओके, यानी 7th या 8th के टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं। इन सारी चीज़ जो बातें हैं इनसे रिलेटेड जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपको 7th और 8th के टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी। ओके, तब देखिए विटामिन की दरियाफ्त किसने की? तो विटामिन की जो दरियाफ्त है फुंक ने की। कहाँ के थे वो? पोलैंड के थे। अब चर्बी में हल पजीर विटामिन कौन कौन से हैं? यानी ऐसे कौन से विटामिन है जो चर्बी में पूरी तरह से हल पजीर हो जाते हैं? तो आपको ऐसे याद रखना है केडा, यानी के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है वो चर्बी में आसानी से हल हो जाते हैं। तो आप इसको शॉर्टकट ऐसे याद रख सकते हैं, केडा इस नाम से याद रख सकते हैं। फिर और उसमें आप अलग अलग कर लेंगे कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है चर्बी में हल पजीर विटामिन है। अब पानी में जो हल पजीर हो जाते हैं वो विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये पानी में हल पजीर विटामिन है। चर्बी में हल पजीर विटामिन कौन से हैं? कैडा, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। और पानी में हल पजीर विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब लीमू, संतरे और टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बहुत ही कॉमन है कि लीमू, संतरे और टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी अगर कम पड़ जाए तो इसका जो सबसे पहला असर जो होता है वो हमारे मसूड़ों को होता है। मसूड़ों से खून निकलना, सूजन आ जाना, इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट है विटामिन सी की कमी से हमको नज़र आ सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें आपको नज़र आती है तो विटामिन सी वाली चीज़ें आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, यानी लीमू, संतरे। इसका मतलब आसान तरीका ये है कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है।
अब विटामिन डी का आसान और सस्ता ज़रिया कौन सा है, तो ये बात तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सुबह सुबह जब बच्चा, जो नौ मौलूद बच्चा होता है या जो इन्फेंट चाइल्ड होता है, उसको हम क्या करते हैं, सुबह सुबह सवेरे हम सूरज की जो किरणें होती हैं सुबह की, हम उसमें उस बच्चे को धूप देते हैं। तो क्यों देते हैं, ताकि उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाए। विटामिन डी की वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो सबसे आसान और सबसे सस्ता ज़रिया कौन सा है विटामिन डी का, सुबह सवेरे की धूप है। तो ये हर घर में बच्चों को दी जाती है। जो छोटे नौमौलूद बच्चे होते हैं उनको सुबह की धूप दी जाती है। क्या वजह है कि विटामिन डी जो है वो सूरज की किरणों से हासिल होता है, लेकिन कौन सी, सुबह सवेरे की धूप। अब खून के इंजमाद में कौन सा विटामिन अहम रोल अदा करता है, तो विटामिन के जो है ये खून के इंजमाद में अहम रोल अदा करता है। सबसे ज़्यादा नाक़याम पज़ीर विटामिन कौन सा, यानी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। कि सबसे ज़्यादा नाक़याम पज़ीर विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। नाक़याम पज़ीर यानी जो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है, ऐसा नाक़याम पज़ीर विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। अब जब कटी हुई तरकारियाँ धोने से कौन सा विटामिन ज़ाया हो जाता है, तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो तरकारियाँ हैं, जो सब्जियाँ हैं, उन्हें काटने से पहले ही धो देना चाहिए और फिर उन्हें काटना चाहिए। तो अगर हम उन्हें काटने के बाद धो देते हैं तो उनमें से जो विटामिन सी है वो क्या हो जाता है, जो पानी है उसके साथ ज़ाय हो जाता है। ज़ख्म की भरपाई के लिए कौन सा प्रोटीन ज़रूरी है, यानी अगर हमारी बॉडी पर कहीं ज़ख्म हो जाए तो जल्दी से उसको भरने के लिए या रिकवर होने के लिए कौन से प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कोलाजीन नामी जो प्रोटीन होता है वो ज़ख्म की भरपाई में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। कैल्शियम का अमीर तरीन ज़रिया कौन सा है, अमीर तरीन ज़रिया यानी सबसे ज़्यादा कैल्शियम किससे हासिल होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नाचनी या नागली जिसे हम कहते हैं, जिसके पपड़ वगैरह भी तैयार किए जाते हैं, तो कैल्शियम का सबसे अमीर तरीन यानी सबसे ज़्यादा कैल्शियम नाचनी से हासिल होता है। अब ज़ेर तग़ज़िया किसे कहते हैं, यानी माल न्यूट्रिशन। तो ज़ेर तग़ज़िया यानी ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी, यानी ऐसे इंसान या ऐसे बच्चे जिनको सही तरीक़ा से या मुतवाज़न ग़िज़ा हासिल नहीं होती, तो उनमें जो वीकनेस है या एनीमिया है या उनके अंदर जो कमज़ोरी है, ये सारी चीज़ें, चिड़चिड़ापन है, ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो इस सूरत हाल को, यानी ग़िज़ाई जो मुतवाज़न ग़िज़ा है वो सही मिक़दार में हासिल नहीं हो पाती, कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, ज़ेर तग़ज़िया कहते हैं, यानी माल न्यूट्रिशन इसे कहा जाता है। ओके, अब ग़िज़ाई अज्ज़ा की ज़ेर तग़ज़िया किसे कहते हैं, तो ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी को कहते हैं। अब बर तग़ज़िया किसे कहते हैं, यानी बहुत ग़िज़ाई अज्ज़ा की अगर ज़्यादती हमारे बॉडी में हो जाए। देखिए ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी की वजह से भी कई बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं और ग़िज़ाई अज्ज़ा की ज़्यादती की वजह से भी कई बीमारियाँ लाहक हो सकती है। तो मुतवाज़न ग़िज़ा जो है ये हमें बैलेंस में चाहिए। ओके, ना उसकी कमी चाहिए ना उसकी ज़्यादती चाहिए। तो ज़ेर तग़ज़िया किसे कहते हैं, ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी को, और बर तग़ज़िया किसे कहते हैं, ग़िज़ाई अज्ज़ा की ज़्यादती को। अब सिर्फ प्रोटीन की कमी को क्या कहते हैं, तो कवां शेवरकर जो है प्रोटीन की कमी को कहते हैं, यानी अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी अगर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, कवां शेवरकर उसे कहा जाएगा। अब प्रोटीन और तवानाई की कमी को क्या कहते हैं, यानी सिर्फ प्रोटीन की कमी को कवां शेवरकर कहते हैं, और प्रोटीन और तवानाई दोनों की कमी अगर लाहक होती है तो उसे क्या कहते हैं, मरासमस कहते हैं। ओके, अब नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, तो नाइट्रोजन की कमी से रगों में सूजन पैदा हो जाती है और उसे क्या कहते हैं, ऑडेमा कहते हैं। यानी नाइट्रोजन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमारी रगों में क्या आ जाती है, उसकी वजह से सूजन आ जाती है और उसे क्या कहा जाता है, ऑडेमा कहा जाता है। अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो ये भी बहुत ही कॉमन है, शबकोरी या रात का जो अंधापन है, यानी ऐसे लोग जिनको विटामिन ए की कमी हो गई तो इन्हें रात में नज़र नहीं आता, इसे क्या कहा जाता है, शबकोरी कहा जाता है। विटामिन बी1 थायमन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, देखिए विटामिन बी1 थायमन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा मर्ज होता है, तो बेरी का मर्ज होता है। ओके, विटामिन बी1 थायमन की कमी से कौन सा मर्ज होता है, बेरी का मर्ज होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप 7th और 8th की बुक रेफर कर सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया गया है इसके बारे में। विटामिन बी3 या नाइसिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो पीला ग्रह है। विटामिन बी1 की वजह से बेरी का मर्ज होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से शबकोरी यानी रात का अंधापन होता है, और विटामिन बी3 की कमी की वजह से जो है पीला ग्रह नाम की बीमारी होती है। अब स्कर्वी मर्ज की क्या वजह है, तो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। देखिए नाखूनों के आसपास कुछ अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, नाखून खुरदुरे से हो जाते हैं, सूजन सी आ जाती है,
तो ये जो मर्ज़ होता है, इस कर्वी का जो मर्ज़ होता है उसे विटामिन सी की कमी की वजह से, यानी अगर हमारी जैसे इसकी वजह से मसोड़ों में भी सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, तो स्कर्वी मर्ज़ किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। ओके, अब लोहे की कमी से कौन सा मर्ज़ होता है? तो एनीमिया जो है, एनीमिया यानी क्या? जो खून की कमी हम कहते हैं ना जिसे, तो ये किसकी वजह से होता है? अगर हमारे बॉडी के अंदर लोहे की कमी अगर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट निकालिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि टेट एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे साइंस के लिए। ओके, तो ऐसे कुछ थाउजेंड्स प्लस क्वेश्चंस है जो कि इस वीडियो जो साइंस क्वेश्चन सीरीज़ है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी, जो कि अगर आप उस प्लेलिस्ट को अगर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका साइंस का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो आज की हमारी ये फर्स्ट वीडियो थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जो टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।